बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। आज नाज़रीन काफ़ी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन में मेरे साथ मौजूद है अबू बकर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अबू बकर, पहले एशेज़ से स्टार्ट करते हैं। सेकंड टेस्ट मैच आज खेला जा रहा है लॉर्ड्स में, और वेदर हमने देखा काफ़ी अगेन क्लाउडी है। क्लाउडी है, जो इंग्लैंड रनाउंड भी है इसी चीज़ के लिए। बट इस विकेट के ऊपर जो एक्सपेक्ट किया जा था, अगर हम पिछले मैच के अकॉर्डिंगली देखें तो बाउंस काफ़ी लो रह रहा है। क्या रीज़न लगती है पिच की, और इसी वजह से शायद इंग्लैंड ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया? देखें, इंग्लैंड ऑब्वियसली अंडर प्रेशर तो है पहला टेस्ट मैच हारने के बाद, बट जहाँ तक आपने विकेट की बात की, थोड़ी कंडीशंस चेंज हुई हैं इंग्लैंड की पिछले कुछ अर्सा के अंदर। पहले तो काफ़ी हमें बाउंस और ग्रीन विकेट दिखाई देती थी। इस बार भी मुझे लगता है कोशिश की गई है कि थोड़ी सी बेहतर विकेट बनाई जाए ओवल के निस्बत, बट शायद ये विकेट मुझे लगता है कि आगे जाके थोड़ा सपोर्ट करेगी, बॉलर्स को भी हेल्प मिलेगी। अभी तो स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा शानदार किया है, कोई विकेट अभी तक नहीं गवाई, बट ऑब्वियसली इंग्लैंड ने यही सोच के पहले बॉलिंग की है कि हम इनको क्लाउड्स भी हैं, वेदर भी थोड़ा विंडी है, तो उसको देखते हुए इनके विकेट्स गिराएं और कम से कम टोटल के ऊपर स्टेट कर सके। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी कि इस दफ़ा मोइन अली टीम का पार्ट नहीं है, और लास्ट टाइम उन्होंने कुछ आउट तो किए बट बहुत ज़्यादा रन्स भी कंसीड किए। क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड अभी सिर्फ उनके पास जो है वो जो रूट ही है, वो भी आपको पता है कि बैटिंग ऑलराउंडर है, तो आपको क्या लगता है कि ये टोटल पेस विकेट ही बनाई है उन्होंने, फास्ट बॉलर को मदद देगी या कहीं ना कहीं स्पिनर लैग करेगी इंग्लैंड? देखिए, स्पिन पे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, उनके पास कोई खास स्पिनर जिस वक्त लॉट में मौजूद नहीं है। हालांकि रेहान अहमद को उन्होंने इस सेकंड टेस्ट से पहले अपने स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर बनाया था। मोइन अली को पहले टेस्ट मैच के दौरान भी इंजरी आई थी, आपको अच्छी तरह याद होगा, उनके फिंगर पे बॉल लगी और फिर फिंगर उनकी चोट भी आई, ज़्यादा ओवर्स उसके साथ कर भी नहीं सके, बट फिर भी ओवरऑल कुछ कहते हैं कि विकेट्स उनको मिलती रही पहले टेस्ट के अंदर। कुछ ना कोई पार्टिसिपेट उन्होंने बॉलिंग के तौर पर किया, बट जो एक स्पिनर का रोल होता है, जैसा नेथन लाइन ने डोमिनेट किया ओवल की विकेट के ऊपर, इस तरह मोइन अली नहीं कर पाए। तो इसी वजह से देखते हुए मुझे लगता है कि अब स्पिन ट्रैक से वो हटेंगे थोड़ा सा और फास्ट बॉलर्स की तरफ से ट्रैक बनाएंगे। आपको अच्छी तरह याद होगा जिमी एंडरसन ने स्टेटमेंट दी थी कि अगर इस तरह की विकेट अगले 4 टेस्ट में बनाई गई तो फिर शायद मैं चारों टेस्ट में रेस्ट करूं। तो ये एक ऑब्वियसली उनके ऊपर, उनकी मैनेजमेंट के ऊपर भी था कि वो ऐसी विकेट बनाए जो कि उनके अपने बॉलर्स को भी सपोर्ट कर सकें। अच्छा, उसमें एक एंडरसन के और ब्रॉड के वाले से बात करना चाह रहे थे। ब्रॉड ने तो हमें पहले मैच में भी देखा कि अच्छी बॉलिंग की, विकेट्स भी ली, बट एंडरसन पे हमने बड़े टाइम के बाद देखा कि इंग्लिश कंडीशन में अगर वो आउट ना कर सके तो क्वेश्चन मार्क आता है। इवन दो एशियन कंडीशन के अंदर भी उन्होंने आउट किए, और ख़ासतौर पे पर्टिकुलरली न्यू बॉल के साथ हमारे पाकिस्तान में भी उन्होंने आके काफ़ी विकेट्स ली। इवन जब लेट 70 या 60-70 ओवर के बाद जब बॉल पुराना होता है, रिवर्स स्विंग भी उन्होंने अच्छी खासी की। बट इधर पहले टेस्ट मैच में हमने देखा कि बिल्कुल ही वो विकेट लेस रहे, एक शायद प्रॉब्ली विकेट ले पाए। तो क्या लगता है कि अब उनका टाइम समहाउ ख़त्म हो चुका है, विकेट्स उनको सूट नहीं कर पा रही हैं, कोई माइंड गेम उनके और चल रही है कि अब प्रेशर आ रहा है, यंगस्टर भी उनके आ रहे हैं और उनको लगता है कि शायद अब उसको चांस देने का टाइम आ गया? देखिए, जिमी एंडरसन की स्किल के ऊपर, उनकी जो सारा कैरियर है उसके ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1100 से ज़्यादा वो फर्स्ट क्लास विकेट्स ले चुके हैं, सबसे कामयाब तरीन फास्ट बॉलर दुनिया के बन चुके हैं टेस्ट के अंदर विकेट्स के लिहाज से। तो उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट ओवल की जो विकेट बनाई गई थी पहले टेस्ट के अंदर, वो बिल्कुल भी फास्ट बॉलर्स को हेल्प नहीं करी थी। तो लो बाउंस भी था, फिर स्लो भी रह रही थी, जिस तरह इंग्लैंड के अंदर एक बाउंस मिलता है वो भी हमें दिखाई नहीं दिया। तो ओवरऑल विकेट प्रॉब्लमेटिक तो थी, बट इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिमी एंडरसन अपने कैरियर के अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग समझते थे कि शायद उनको इस एशिया से पहले रिटायरमेंट लेनी चाहिए थी या पिछले एशियाज़ के बाद रिटायरमेंट लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है और वो इंग्लैंड का डोमेस्टिक सर्कल भी उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए मेरा ख्याल है कि टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया होगा कि जिमी एंडरसन को स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन उनके मतलब कि विकेट बनाई जाए थोड़ी सी, ये इंग्लैंड के फेवर में जाएगी। जी हाँ जी, उसमें जैसे देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कोई चेंजिंग नहीं की, जो लास्ट मैच के वही विनिंग कम्बिनेशन उन्होंने रखा। इंग्लैंड ने एक चेंज की है, और उसमें हमने देखा कि जॉश टंग को चांस दिया गया मोइन अली की जगह पे। इनके बारे में काफ़ी सुना जाता है कि इन्होंने काउंटी में काफ़ी आउट किए हुए हैं और पेस भी अच्छा खासा है। तो आपको क्या लगता है कि ये 4 पेस अटैक के साथ जाना और इस तरह की अप्रोच इंग्लैंड, और इन्होंने खुद भी चौथी इनिंग्स खेलनी है, और ओबियसली एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो तो बन सकता है, और जिस तरह के खासतौर पे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, अभी स्टार्ट भी ऑस्ट्रेलिया का अच्छा हो गया, 35 के करीब रन हो चुके हैं और कोई आउट नहीं है।
तो कैसे देखते हैं इस चेंजिंग को? देखिए, टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक स्पिनर को हमेशा से बड़ा लाजमी समझा जाता है कि स्क्वाड के अंदर एक स्पिनर ऐड किया जाए, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि इंग्लैंड के पास स्पिनर्स की इस वक्त किल्लत दिखाई दे रही आदिल है। रशीद का मैं सॉरी आपसे जानना चाहूंगा, वो तो अभी हम देख रहे हैं कि ओडीआई में तो टीम का पार्ट हो रहे हैं, टी20, बट टेस्ट में हम नहीं देख रहे। रेहान को चांस दिया गया, रेहान ने पाकिस्तान में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, डेब्यू किया, हाँ जी, और अब डेब्यू में कम से वो बड़ी बहुत जबरदस्त कम मैच bowling की में उन्होंने प्रॉब्ली 10 आउट भी किए थे। तो क्या लगता है कि ये इंग्लैंड की मिस्टेक तो नहीं कर गया कि एक ऐसा अच्छा लेग स्पिनर जिसने प्रूव भी कर दिया अपने डेब्यू पे, उसको ना खिलाना? मे बी, बट मुझे लगता है कि शायद उन्होंने विकेट ऐसी प्रिपेयर की हो कि अपनी तरफ से कि इसमें फास्ट बॉलर को ज़्यादा हेल्प मिले, और ख़ासकर वो अब चाह रहे होंगे कि नेथन लाइन को किस तरह ब्रेक करना है, उनको कैसे काउंटर करना है, उनको कैसे टैकल करना है। उसके हवाले से भी इंग्लैंड ने ऑब्वियसली स्ट्रेटजी बनाई होगी, क्योंकि पहले टेस्ट के अंदर नेथन लाइन डोमिनेट करते रहे हैं, जहाँ पर इंग्लैंड के प्लेयर तेज़ रन्स बना रहे थे, वहाँ पर नेथन लाइन उनकी विकेट्स भी लेते रहे, और वही प्रेशर बिल्ट हुआ इंग्लैंड के ऊपर। तो इस मुझे लगता है कि अब रेहान अहमद ऑब्वियसली उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर प्रूव किया है, इंटरनेशनल का भी जब उन्होंने डेब्यू अगेंस्ट पाकिस्तान किया, वो नो डाउट कंडीशंस पाकिस्तान की डिफरेंट हैं, इंग्लैंड की डिफरेंट है। पाकिस्तानी कंडीशन में स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए उन्होंने फैसला किया होगा कि 4 फास्ट बॉलर तो प्रॉपर हैं, फिर बेन स्टोक को देखें 5वें फास्ट बॉलर के तौर पर वो टीम के अंदर मौजूद हैं। तो ऑप्शन उनके पास स्पिनर की सिर्फ जो रूट के अलावा तो और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रही। तो या तो इंग्लैंड के पास बहुत ज़्यादा इस वक्त एक होता है ना कि स्पिनर्स का बहरान पैदा हो गया हो या किल्लत नज़र आ रही है, वो तो बिल्कुल बज़ाहिर है, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आदिल रशीद की आपने बात की, आदिल रशीद उनको हमेशा से ही वाइट बॉल के अंदर इंग्लैंड टीम के साथ वो रहे हैं। टेस्ट के अंदर भी उनको मौका ज़रूर दिया गया, लेकिन उस तरह उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आई, और वो इंग्लैंड का जो काउंटी सीज़न है उसमें भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस उनकी इस सीज़न के अंदर नहीं आई। शायद इस वजह से उनको टेस्ट स्क्वाड के अंदर नहीं रखा गया, और एक ऐसे प्लेयर से वापस ली गई जो पहले अनाउंस कर चुका था, और फिर बाद में उसको कहा गया कि एशियस के अंदर हमें आपकी ज़रूरत है। मोइन अली को वो चलिए उस पर हम राय लेते हैं। हमारे साथ अभी फोन लाइन पे बासत अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। काफ़ी ऐसे चीज़ें थी जिसपे हम चाह रहे थे कि आपका एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई हमें शायद इसमें बता नहीं सकता। सबसे पहले मैं चेयरमैन पीसीबी की अपॉइंटमेंट के हवाले से सर आपसे जानना चाहूँगा, कैसे इस तनाज़े को देखते हैं? रजब सेठी साहब मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर को अनाउंस किया, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, उन्होंने अपने अनाउंस किया। 27 को इलेक्शन होने थे, 4 हाई कोर्ट ने, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट ने इसको फ़िलहाल इसको रोक दिया है कि आप नहीं करवा सकते इलेक्शन। सारे सिनेरियो को सर कैसे सम अप करते हैं आप? आपको बहुत जल्दी सेठी साहब दूसरे जगह पे नजर आएंगे, अच्छा जी। गवर्नमेंट में नजर आएंगे। अच्छा इतनी आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ। सर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना रहे आप उनको, ये बता दें हमें। जी वही बन रहे हैं। सर अच्छा। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट सर सुना है वो तो अपना जरदारी साहब की भी इस वक्त गुड बुक से निकल चुके हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ इतने वो करीब नहीं रहे। नवाज शरीफ भी उनसे मिलने से इनकार कर देते हैं। नहीं इंटरम गवर्नमेंट बनेगी, उसमें आपको सेठी साहब नजर आएंगे, पहली चीज। दूसरी बात ये कि जो आपने बोला ना बीओजी के मेंबरान, जो बीओजी बनी थी, ये बनाई किसने थी? पहले सेठी साहब ने बनाई थी ना जी। उसके बाद जो दूसरी बनाई थी वो किसने बनाई थी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, राना शहजाद नहीं साहब। नहीं 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 जनाब, यही तो मिस्टेक है। वो भी सेठी साहब ने बनाई थी। जो पहले वाले लोग थे वो भी सेठी साहब के लोग थे, और दूसरे वाले लोग वो भी सेठी साहब के लोग थे। जब इलेक्शन कमिश्नर साहब आए ना, तो उन्होंने पहली वाली लगाई कि जो पहले बनी थी वो बीओजी सर वो पहले वो वाली तो propose किए थे, भाई हाँ जी। अनाउंस ही नहीं हुई थी, वो तो उन्होंने सिर्फ Propose 14 किए जून थे का जो नाम। इजलास हुआ था उसके अंदर प्रपोज हुए थे नाम के, जी ये हो सकते हैं, और उन पर तो किसी को इतराज भी नहीं था। चौधरी साहब आपकी इतला है ना, ये तो मैं आपको वसूख से ये बात बोल रहा हूँ, जो कमेटी बनी थी वही अब बनी थी, जो एंड जी। में बनी है ना। असल में उसमें ये मसला हो गया था, इस्लामाबाद उसमें नहीं था। अच्छा। इस्लामाबाद किस तरह, अभी जो आपके डिपार्टमेंट के जो 4 डिपार्टमेंट आए उसमें 2 डिपार्टमेंट गलत आए हुए, जी। जो जीते ही नहीं है, जो बॉटम पे थे। इसी तरह इस्लामाबाद भी बॉटम पे था। लाहौर की टीम डिजर्व करती थी, दोनों टीमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आती थी। एक तो रेलीगेट करके आपने सेकंड डिवीजन में डाल दिया। तो ये वो मसाइल थे जिसपे जो कमिश्नर साहब को आप बोले ना, उन्होंने फिर ये फैसला करा कि नहीं भाई, बीओजी जो पहले बनी थी वही बनेगी। ठीक है।
तो ये उसके बाद वो लोग चले गए कोर्ट में, वहां से स्टे ऑर्डर ले लिया। अब ये स्टे ऑर्डर सिर्फ मैंने ये पूछना है, इससे बदनामी किसकी है? पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी है ना। बिल्कुल ऐसे और ये वाला जो साल है, इसमें एशिया कप भी है, श्रीलंका से सीरीज भी है और वर्ल्ड कप भी है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान की किसी को सोच नहीं है ना, पाकिस्तान का कोई मतलब गुड फेथ में कोई भी नहीं है, सब अपनी अपनी सीटों के फेथ में। जो पहले बीओजी थी उसको हटा दिया, दूसरे लोगों ने केस कर दिया। अब जब दूसरे लोग आएंगे तो पहले वाले केस कर देंगे। अच्छा, आपको सर इसका सलूशन क्या नजर आ रहा है वासिफ भाई के? एक बात मैं अपनी कंप्लीट कर लूं। जी जी। सेठी साहब को किसने बनाया था चेयरमैन पीसीबी, मतलब टाइम पीरियड के लिए? शहबाज शरीफ साहब ने, पैटर्न चीफ वही थे जी। पैटर्न इन चीफ में थे ना। तो जका साहब को किसने बनाया था? इन्होंने पैटर्न चीफ ने किया। पैटर्न इन चीफ ने बनाया ना। तो अगर वही बातें अपनी अपनी बारी पे लेने के बाद भी लोग खुश नहीं है तो फायदा क्या है? मुल्क की क्रिकेट खराब होगी ना, तबाह होगी जी। दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, पता है आपको? ऐसे ही मैसेजेस आते हैं कि ये हो क्या रहा है। अब मुझे आप बताओ, कोयटा में अपना जज साहब ने स्टे ऑर्डर दिया है। अब कोयटा इतनी दूर जाके स्टे ऑर्डर ले रहे हैं, क्या मतलब है इसका? भाई लेना है तो इस्लामाबाद से लेते ना, सीधा सीधा लाहौर से लेते। तो कहीं ना कहीं तो दिल में चोर है ना मेरे भाई। अब मतलब वो तो चार हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर हो चुकी है, उस पर चल रहा है। तो अभी आपको क्या लगता है सर कि ये कोर्ट डिसीजन किस तरफ जाएगी? रैशनल प्रवेल करेगा? क्या कोर्ट कहेगी कि इलेक्शन करवाएं और लेके आएं, या आपको कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती शायद दोबारा किसी ना किसी एक को पॉइंट करके कहा जाए कि ये 2-3 मंथ आप इसी तरह ढॉक बेसिस पे चलाएं? ये भी बातें आप गर्दिश कर रही है। इरफान साहब, ये नहीं हो सकता, इसलिए कि वर्ल्ड कप का साल है। पहले तो लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक। दूसरी बात मेरे भाई, मतलब मैं ना सेठी साहब की तरफ हूँ ना मैं किसी और तरफ हूँ। अगर जका साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, क्या वो हाई कोर्ट वाले क्या नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा। अगर मानना पड़ेगा ना। अगर पैटर्न इन चीफ एक लेटर निकाल दे कि जी जिस तरह नजम सेठी साहब ने इलेक्शन कराए थे, मैं आपको भी 3 महीने देता हूँ, आप भी इलेक्शन कराएं दोबारा, फिर क्या होगा? ऐसे ही तो लोग जो है ना, असल में टेस्ट क्रिकेट को ना T20 की तरह खेलना चाह रहे हैं, जो गलत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और जैसे वर्ल्ड कप का स्केड्यूल पे भी थोड़ा आपकी मैं ओपिनियन लेना चाहूँगा। हमने देखा एक तो काफ़ी लेट आया, और दूसरा फिर 2-3 चीज़ें इसमें आपसे हम डेफिनेटली जानना चाहेंगे। एक तो ये है कि पाकिस्तान ने काफ़ी रिजर्वेशन शो की कि हमारा मैच जो है इंडिया के साथ अहमदाबाद में ना रखा जाए, वो वेन्यू वही है। दूसरा, कल की ये न्यूज़ जो है वो ये आई, सामने आ गई, अब तो ओपनली पूरा हम मीडिया पे सुन रहे हैं कि पाकिस्तान ने बात की थी कि अफगानिस्तान वाला मैच भी चेंज किया जाए, कि वो स्पिन ट्रैक है। ये तो बड़ा एक मुझे मज़े का केस बात लगी कि उन्होंने ये बात, स्टेटमेंट ही बड़ी अजीब लगती है कि वो स्पिनिंग ट्रैक है तो किसी और वेन्यू पे करना चाहिए, और अपना ही मजाक बनवाया हमने। ये कैसे देखते हैं दोनों चीज़ों को सर आप? यार पहले तो उस आपका सवाल जवाब देने से पहले मैं आपको एक आज बात बताता हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दें, वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के कितने मैचेस हैं? दो मैचेस हैं जो ट्रायल मैचेस है ना। जी जी, 2 वार्म अप मैचेस। 2 वार्म अप मैचेस हैं जी। तो पाकिस्तान के 2 मैच वार्म अप नहीं है, 4 वार्म अप मैचेस हैं। 2 क्वालिफायर्स के खिलाफ। नहीं, वो तो क्वालिफाई तो वर्ल्ड कप का पार्ट होगा ना जी। और तो हल्की टीम है ना यार। जी। बेस्ट चांस से फखर जमान के पास, बाबर आजम के पास, शहनशाह अफरीदी, नसीर शाह उड़ा दे, अपनी फॉर्म अच्छी कर लें। सही है। और दूसरी बात जो आपने सवाल करा ना अहमदाबाद वाले, क्यों भाई अहमदाबाद क्यों चेंज करवाते हो? इंडिया पे प्रेशर होगा, पाकिस्तान पे प्रेशर थोड़ी होगा। सही है। उनका होम ग्राउंड है। हमेशा याद रखो इरफान, हम पाकिस्तान में खेलते थे ना तो हम पे प्रेशर होता था। हम जब बाहर जाके खेलते थे तो हम पे प्रेशर नहीं होता था। ये क्रिकेट की साइकी होती है, क्योंकि बाबर आजम लाहौर में खेलेगा ना एशिया कप में, तो वालिदैन का भी सोचेगा, अपने दोस्तों का भी सोचेगा, अपनी अवाम का भी सोचेगा। जब श्रीलंका जाके खेलेगा उसको थोड़ी फिक्र होगी। और ये बेकार चीज है कि हमारा अहमदाबाद में मैच ना। अरे यार, जिसके बाजू में पावर है, जाओ अहमदाबाद, जाओ खेलो और जीतो। सोच ये होनी चाहिए। ये थोड़ी कि हम वहां नहीं खेलेंगे, वहां स्पिन होता है, ये सब बेकार चीज है यार। मतलब ये तो प्रोफेशनलिज्म के टोटली अगेंस्ट है कि उधर स्पिन ज्यादा होती है तो अफगानिस्तान का वेन्यू चेंज कर दी जाए। अच्छा, एक चीज इनकी मानी गई, इन्होंने कहा था कि वार्म अप मैचेस हमें अफगानिस्तान की बजाय किसी और कंट्री के साथ दिया जाए, वो तो गालिबन
अब बात की जा रही है ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में से, इनमें से कोई एक हरीफ के तौर पे मिल जाएगा, दूसरे का भी अभी डिसाइड करना है। तो उस हवाले से आपका क्या लगता है कि तगड़ी टीमों के साथ वार्म अप मैचेस मिलने का फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? या इरफान देखो, थोड़ा सा यहाँ पे ना कोचिंग भी आ जाती है फिर ना जहन में मेरे ना। भाईजान जब हम ट्रॉफी में मैचेस खिलाते थे ना एज ए कोच, और किसी की फॉर्म अच्छी नहीं होती थी ना बैट्समैन की, हफीज की या किसी की भी, तो हम बोलते थे यार जो क्लब क्रिकेट का मैच ना वो जाके खेलो, वहाँ तुम रन करोगे, तुम्हारा फॉर्म अच्छी आ जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अब अफगानिस्तान से अगर मैच हो रहा है तो वो तो ज्यादा अच्छा है हमारे बैट्समैनों के लिए, हमारे बॉलर्स के लिए। ये कहाँ की सोच ले आए, ये क्या लोग हैं जो ये चेंज कराते हैं? सरी हसन चीमा साहब बोर्ड में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी बैठे हुए थे, ये सारे उनके फैसले हैं, उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने बोर्ड को कहा, फिर बोर्ड ने आगे सिफारिशें शुरू कर दी, तो मामला तो यहाँ से शुरू हुआ सर। इरफान साहब, इस मुल्क की इससे बड़ी क्या ज्यादती होगी कि एक एनालिस्ट पाकिस्तान टीम का सिलेक्टर बना हुआ है। शर्म की बात है टेस्ट प्लेयर्स के लिए। उसका काम बहुत अच्छा होगा, मैं उसके काम का नहीं बोल रहा, लेकिन वो सिलेक्टर नहीं बन सकता। उसको आप पार्ट रखें एज ए वीडियो एनालिस्ट, जो भी रखना है, एज ए डेटा एनालिस्ट पार्ट बनाए, अच्छी चीज है, लेकिन सिलेक्टर नहीं बनाना चाहिए ना मिकी आर्चर को, ना ये चीमा साहब को। मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ। अगर आपने इन्हें सिलेक्टर बना दिया तो बाबर आजम को क्यों नहीं बनाया फिर, जो इस मुल्क का कप्तान है? बिल्कुल ऐसे ही। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मीडिया वाला सवाल नहीं करता है। अच्छा सर, इसी पे एक और मैं एक मिनट, अभी एमरजन की टीम भेजी है, 5 ओपनर भेज दी है चीफ सिलेक्टर साहब ने, किसी ने पूछा नहीं। सर पूछे किसका, अब तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। पहले भी नहीं तैयार होता था पीसीबी में, अब तो कोई भी नहीं बंदा ऐसा मिलता जिससे ये सारे क्वेश्चन किए जाए। अच्छा सर, इसके साथ ही कनेक्टेड एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे मैं जानना चाहूँगा। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की सीरीज़ आ रही है, इस सिलेक्शन के ऊपर भी कई रिजर्वेशन है, मेरी अपनी तो काफ़ी हैं। पहले अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो सर, तो हुरैरा को चांस दिया गया, बड़ी अच्छी बात है, बच्चे ने रन्स किए 2-2.5 साल में, टीम में पार्ट बना। बट दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उमैद बिन यूसुफ ने भी बहुत रन्स किए, उस बच्चे को नहीं रखा गया। तीसरा मुझे नहीं समझ आ रही कि कामरान गुलाम बेचारे का क्या कसूर था, जिसने 3 साल रन्स किए, 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया, टीम में आया, डगआउट में बैठा रहा, फिर दोबारा घर चला गया। वो बच्चा अब क्या ऐसा करेगा कि दोबारा टीम में आएगा? तो इस बैटिंग की सिलेक्शन को पहले बताइए कैसे देखते हैं, फिर बॉलिंग को मैं सेपरेट पूछता हूँ आपसे। तो मैं कामरान गुलाम कहता हूँ, उसको भी चाहिए टेलीफोन कराए। सही है ना। तो दूसरी चीज जो आपने हुरैरा की बात करी ना, अगर आप हुरैरा जिस टूर पे गए टाइम से, उससे करे 278 रन, उमर बिन यूसुफ ने करे 550 रन। सही है। टाटा बेस साहब को, ये मैं डेटा बेस साहब वाले को टाटा बेस बोलता हूँ, ये नहीं पता कि वो भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और उमर बिन यूसुफ भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन ओपनर है। 4 ओपनर भेज रहे हैं 2 टेस्ट मैच के लिए जी। इनसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाहिए था कि भाई शान मसूद किस परफॉर्मेंस में सिलेक्ट हुआ है, जो सच है, और एक मिडिल ऑर्डर को आप ड्रॉप करके ओपनर डाल रहे हैं टीम में। असल में कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे मीडिया वाले भी ना माफी के साथ बस नहीं सर, हम तो पूछ रहे हैं। अच्छा, एक और इसी के साथ दूसरा मैं पूछना चाहूंगा, रिजवान का क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आप, तो मुझसे पूछ रहे हैं ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पूछना चाहिए ना सर। वो उधर जवाब ही नहीं देते, ये उधर अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब ही नहीं दिया जाता इन चीज़ों का। अच्छा, इसमें बासित भाई, आपकी आवाज़ लाखों लोग सुनते हैं और बहुत से चाहने वाले आपको सुनना भी चाह रहे हैं। एक और मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरह सरफराज ने परफॉर्मेंस दी अपना कम बैक के अंदर, 3 फिफ्टियाँ और 1 सेंचुरी लगाई उन्होंने, और अभी ओबियसली है, सबको मालूम है डेफिनेट चॉइस जो है वो सरफराज होगी मैचेस के अंदर। तो सरफराज के होते हुए आप किसी यंगस्टर को लेके जाते, वही मिस्टेक रिपीट नहीं की जा रही कि जब रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहा था सरफराज डगआउट में बैठा रहता था। अब सरफराज 2 मैचेस खेलेगा, रिजवान को दोस्ती के अंदर फिर ऐड कर लिया गया। इस डिसीजन को कैसे देखते हैं आप? नहीं, रिजवान दोस्ती में ऐड नहीं हुआ, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। सही है। और याद रखें कि पाकिस्तान में सीरीज होती है तो 1 विकेट कीपर चल जाता है। जहाँ पे आपने फ्लाई करना होता है, 4 घंटे की फ्लाइट होती है, वीजा मसला होता है, तो वहाँ 2 विकेट कीपर ही। तो सर यंगस्टर नहीं जा सकता था? मेरा क्वेश्चन ये कि अबू बकर में बैठा हुआ हूँ, 2019 के अंदर भी हमने देखा था कि हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे 1 विकेट कीपर के साथ, रिजवान को हम ड्रॉप कर गए थे जाते जाते। उस टाइम पे रिजवान भाईजान टीम में आया नहीं था, जो साहब भी बोल रहे हैं ना, उन्हें मैं जवाब दे देता हूँ। लेकिन सर उससे बिल्कुल बिफोर पहले वर्ल्ड कप से हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा था, 2 सेंचुरीज की थी रिजवान ने। उमर अकमल भाई, आप डोमेस्टिक को
तो टॉप क्लास क्रिकेट से नहीं सर मिला। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अबू धाबी के अंदर और यूएई के अंदर 2 सेंचुरीज कर दी थी उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले। तो वर्ल्ड कप का टेस्ट 5 दिन का हुआ था भाई। नहीं, वनडे वर्ल्ड कप था 2019 वाला। आप रिपीट कर लीजिएगा अपनी ये मेमोरी। तो जो आप बात कर रहे हैं ना अपना इरफान, तो ये अबू बकर है जी, अबू बकर साहब हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं जी आपसे। अबू बकर भाई माफी चाहता हूँ। नहीं सर, नहीं सर, असल में क्योंकि मैं टेलीफोन पे हूँ तो देख नहीं पा रहा हूँ। हाईली रिगार्डेड सर। तो रिजवान माइट भी हो सकता है नंबर 3 खेल जाए, माइट भी, ये मैं अपना वो कह रहा हूँ। क्योंकि अब जो सरफराज जो हेड कोच बना ना, वो सरफराज को लाइक नहीं करता है, जो ग्रांट है ना। क्योंकि ये तो हम, इसने तो मुझे, जब मैं सिंध की कोचिंग कर रहा था, हेड कोच था, मुझे बोला सरफराज को आप वनडे से और T20 से भाग करें। तो मैंने बोला भैया मैं नहीं करूंगा। तो उसने फिर जोर दिलवाया ऊपर से। अच्छा, मैंने बोला बासित अली कामों में नहीं पड़ता है, मेरा कप्तान सरफराज भी है, सरफराज भी खेलेगा। तो उसके बाद वो खामोश हुआ। तो वो ये चीज करेगा जो वाइस कप्तान बनाया है रिजवान को, इसलिए कि प्रेशर डालने के लिए सरफराज के ऊपर। असल में इरफान, ये ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है भाई माफी के साथ हमारे मुल्क में। आई दो एग्री सर। सिलेक्टर बने हुए गोरे, एक बने हुए डेटाबेस डाटाबेस, जिन्हें टीम के साथ रखना चाहिए, सिलेक्टर नहीं बनाना चाहिए था। ऐसे मुझे एक बात बताओ यार, अफसोस के साथ कह रहा, मैं अपना नहीं बोल रहा, क्या इस मुल्क में शोएब अख्तर, यूनुस खान, मिसबाउल हक, क्या वो ये मुल्क छोड़ के चले गए क्या? इंजमामुल हक, क्या वो नेपाल चले गए? सर हमने तो मोहम्मद यूसुफ को रिप्लेस करके साउथ अफ्रीका ने ऐसा बैटिंग कोच उठाया जिसका सिर्फ कैरियर पे एक मैच है। तो अब बताए ना, तो ये क्या मतलब, वही है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम सही दिया है ना। ऐसे ही। अच्छा बसंत भाई, थोड़ा सा मैं स्पिन डिपार्टमेंट के वाले से भी आपकी राय जानना चाहूँगा। हमने देखा कि यासर शाह हमारे जब से सईद अजमल के बाद 7-8 साल से जो उसने फतुहात दिलवाई पाकिस्तान को, लास्ट सीरीज़ भी जो खेली गई उसमें भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फिर आउट ऑफ नोवेयर वो गायब हो जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। फिर हमने 2 साल साजिद खान को रखा और हमें पता है कि श्रीलंका के पास लेफ्ट हैंडेड बैटर काफ़ी हैं और ऐसी कंडीशन के अंदर वो अच्छा उसने परफॉर्म किया हुआ है। बांग्लादेश में उसने 8 आउट किए थे। फिर कहा जाता है जी सडनली कि उसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम है और उसको टीम में बाहर कर दिया जाता है, ना प्रॉब्लम हल हुआ ना वो नज़र आया कहीं, उसको नहीं रखा गया। और 2 लेफ्ट हैंडेड हमने जो है ऑफ स्पिनर डाल दिए, जिसमें नुमान अली भी है और नवाज भी है। और हमने लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ स्पिनर नहीं, लेफ्ट आर्म जी लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात कर रहा हूँ, तो वो हमने डाल दिए। अब ऑफ स्पिनर हमारे पास हमने डाला ही कोई नहीं है और हमने अबरार एक मिस्ट्री स्पिनर ऐड किया। तो अब पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर कोई लेग ब्रेक बॉलर का ना होना, उसामा भी था, यासर शाह भी था, शादाब भी है, चले वो तो ओडीआई खेलते हैं या T20, तो आपको लगता नहीं है ये अनजस्टिफाइड है कि आप एक तरह की सारी सिलेक्शन कर डाली आपने? एक नाम भूल गए आप इसमें, जी जी, इमाद वसीम। जिसने लास्ट मैच में 5 आउट किए, उसका नाम है जाहिद महमूद। जाहिद महमूद जी, बिल्कुल जाहिद भी है ना। आप ये बताएं कि अगर मैं श्रीलंकन बोर्ड होता ना, इन्होंने 4 स्पिनर भेजे, मैं घास वाली विकेट बनवा देता आ जाओ मुकाबले पे। ये 1 महीना 1.5 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलने कि वहां पे स्पिन विकेट होती है, इसलिए हम 4 स्पिनर डाल रहे हैं। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। मतलब अपने जो बोलते ना कार्ड, वो शो थोड़ी करते हैं जी। इन्होंने तो पहले ही शो कर दिया, पहली चीज। दूसरी बात ये कि आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करी है 2, अब दोनों कंफ्यूज रहेंगे कौन खेलेगा। ऐसे ही। और टोटल 2 टेस्ट मैच है, कोई 5 टेस्ट मैच नहीं है, 2 टेस्ट मैच है। असल में इन्हें ये नहीं पता, कोचेज जितने भी लगे, कि हमारा मेन बॉलर कौन होगा इस टूर पे। क्या नुमान अली होगा, क्या नवाज होगा, क्या अबरार होगा, इन्हें यही नहीं पता अभी। ये आधा सीधा आधा बटेर वाली चीज करी है इन्होंने जी। और साजिद खान 100% होता था यार, वो उसको तो ये बोला गया जो हमें पिछली सिलेक्शन कमेटी में, ये अल्लाह बेहतर जानता है, हमने जो सुना है, जो मोहम्मद वसीम थे ना चीफ सिलेक्टर, उन्होंने बताया कि यार रमीज भाई ने बोला कि इसका नॉन बॉलिंग आर्म जो है ना वो उठता ही नहीं है, एक हाथ से बॉलिंग करता है। ऐसे ही। ये अल्लाह बेहतर जानता है कि आया रमीज भाई ने बात बोली या नहीं बोली। नहीं, ये सिक्लैन साहब ने भी कही थी, जो हमारे लेजेंड स्पिनर और कोच रहे हैं, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि उसका बॉलिंग एक्शन का इशू है, हम इसको मॉडिफाई करके फिर लेके आएंगे। वो बेचारा गया और फिर वापस ही नहीं आ सका। तो मेरा तो ये सवाल है भाई, वो एक हाथ से जब आउट कर रहा है तो करने दो ना यार। दूसरे को क्या करना आपने। अच्छा वासिफ भाई, आपकी डोमेस्टिक के ऊपर बहुत गहरी नज़र होती है। एक हमने देखा मोहम्मद इमरान जूनियर लड़का आया, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, नेशनल T20 का भी टॉप हाईएस्ट विकेट टेकर बना।
अब्बास अफरीदी को देखा, उसने पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंस दी, ना वो इमर्जिंग टीम में आते हैं सर, ना उनको पाकिस्तान टीम का कोई बेंच पे बैठाया जाता है, तो ये किस तरह प्लेयर डेवलप होंगे? बात प्लेयर डेवलपमेंट की नहीं है मेरे भाई, मैंने आपको इतना बड़ा इशारा दिया कि उनके पास कोई टेलीफोन करने वाला नहीं है। मुझे तो अफसोस इस बात है कि उमर गुल बॉलिंग कोच बना, उमर गुल का भांजा या भतीजा है अब्बास हाफिज जी सर। और वो नहीं बोल पाता। वैसे तो वो बहुत सारे ट्वीट करता था और अपने जो डिजर्विंग बच्चा था अब्बास हाफिजी, जिसने पिंडी में मतलब पटाखा विकेट पे हैट्रिक करी, 5 आउट करे, उसके लिए उसने ट्वीट नहीं करा। इन जाती है ना, कोई इन बच्चों का कोई बोलने वाला नहीं है, चाहे वो कामरान हो, चाहे वो अपना अब्बास हाफिजी हो। जो आपने इमरान की बात करी ना, वो वाइट बॉल का बड़ा डेंजरस बॉलर है, उसके पास वेरिएशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसका बेचारे का एक मसला हो गया था, उसको इंजरीज बहुत हो रही थी। ओके, अब तो वो शायद यूएसए सेटल हो चुके हैं सर, वो तो इधर अब है ही नहीं है, वो रहते यूएसए रहते। अच्छा, मैं एक और थोड़ा सा पेस अटैक के हवाले से जानना चाहूँगा। हमारा ट्रम्प कार्ड जो वर्ल्ड कप में है, हमारा जो जिसे कहना चाहिए पेस अटैक की जान है, वो शहीनशाह अफरीदी है। आपने देखा कि वर्ल्ड कप में भी इंजरी होगी, हम फाइनल लॉस कर गए, अभी भी जो हम उनको इंजरी के साथ खिला रहे हैं, पीएसएल में भी हमने देखा कि उनका 7-8 नॉच पेस नीचे आया हुआ है। आपको बसत भाई लगता नहीं है कि अभी भी हमें ये टेस्ट में खिलाना रिस्क हो सकता है, क्योंकि एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, या आपको लगता है कि ज़्यादा खेलने से ही वो सेटल होगा, बेहतर होगा और पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकता है? देखें, आपने जो इंजरी वाली बात करी, उसके बाद नो डाउट तो उसके परफॉर्मेंस, उसके फिटनेस का जो म्यार है वो थोड़ा डाउन हुआ है। इसीलिए आपने देखा वो अभी 4 ओवर की क्रिकेट खेल रहा है इंग्लैंड में, वो भी नसीम शाह भी। अब मुझे आपने जो शहीनशाह अफरीदी बोला ना, मेरे लिए ट्रम्प कार्ड होगा नसीम शाह, माफी के साथ। हाँ जी, शाहीन नो डाउट, शाहीन बहुत अच्छा बॉलर है, अल्लाह ताला उसको फिट करे, कामयाब करे, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है। लेकिन ये 4 ओवर की क्रिकेट में डायरेक्ट टेस्ट मैचेज आ रहे हैं और श्रीलंका में गर्मी ज्यादा होती है, अल्लाह न करे कोई इंजरी फैक्टर ना हो जाए। जैसा आपने कहा ना, इसको रेस्ट कराना चाहिए था, इन्हें अब वर्ल्ड कप के लिए रखना चाहिए था। अच्छा, एक और बॉलर है जिसके लिए लोग बात नहीं कर रहे, उसका नाम है मोहम्मद हसनैन जी। उसके बाद पेस भी है, उसको कहाँ रखा हुआ है? मोहम्मद वसीम जूनियर को भी आप इमर्जिंग टीम में भेज रहे हैं, जो वर्ल्ड कप खेल कर आ रहा है, उसको अंडर मतलब टेस्ट प्लेयर को आप अंडर 19 खिला रहे हैं। जी तो हसनैन को भी भेज देना वहां पे। फिर जब आपने 8 इंटरनेशनल प्लेयर भेजे, हारून साहब ने, हारून रशीद साहब ने, जिन्हें डर है मैं हार ना जाऊं, तो हसनैन को भी भेज देते जी। सर वो एहसानुल्लाह का भी अभी जिस तरह परफॉर्म किया पीएसएल में टीम में, एहसानुल्लाह नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली आपका वर्ल्ड कप में बड़ा एक वाइटल हो सकता है कि जो जिस पेस की वो नॉच की बॉलिंग कर रहा है, तो हमें जरूर उसको कंसिडरेशन में रखना चाहिए। बासत भाई, मेरे भाई वो 10 ओवर के लिए 10 ओवर में फेल हुआ है, 4 ओवर में कामयाब है। वो जो अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला है वो इतना इंप्रेसिव। सर उसको बेचारे को खिलाया भी तो पिंडी की ट्रैक पे गया ना, जहाँ सूटेबल विकेट्स थी, उधर तो उसको बेचारे को चांस ही नहीं दिया गया। तो जिस पे भी हम डिस्कशन तो कर सकते हैं कि फेवरेबल कंडीशन, हाँ, तो उस पे भी असल में खिलाने वालों के पास आंखें होनी चाहिए ना, मोबाइल फोन नहीं होने चाहिए, वरना मोबाइल फोन की घंटियां बजेंगी, फोन आएंगे मिनिस्टर के, किसको खिलाओ। तो ये हो रहा है भाई। बिल्कुल ठीक है सर। अब जैसे अभी तो हम फ्यूचर में बड़ी वर्ल्ड कप्स को लेके बातें करेंगे। मैं लास्ट क्वेश्चन में ये पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि कौन सी 4 टीमें ऐसी स्ट्रांग लगती हैं, पाकिस्तान उसमें है या नहीं, जो सेमीफाइनल खेलेंगी वर्ल्ड कप का? भाई मैंने आपको कहा ना, हमारे 4 मैच तो हो गए और बेहतरीन चांस है हमारे बॉलर्स को फॉर्म में आने का, हमारे बैटर्स को फॉर्म में आने का। तो पाकिस्तान तो उन 4 टीमों में आप लिख लें। एक मेरी टीम पहली ये टीम हो गई, दूसरी ऑस्ट्रेलिया, तीसरी इंग्लैंड और चौथी इंडिया। ठीक है सर, आप भी बहुत सारी इंडिया में क्रिकेट खेले हैं, कि आप समझते हैं कि इंडिया की विकेट्स में कुछ तब्दीली आई है पहले की निस्बत, या वैसी है? ये इंडिया का टूर्नामेंट नहीं है भाई, जो लोग बोल रहे हैं ना स्पिन, वहां पे बॉल स्पिन होता है। ये इंडियन क्यूरेटर पिच थोड़ी बनाएंगे, ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी का गवर्नमेंट पिच बनाएगा जी। तो आप अपने प्रोग्राम के तवज्जो से उन लोगों को बताएं कि भाई ये आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी के इवेंट में आईसीसी का गवर्नमेंट पिच बनाता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर आईसीसी में तो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है ना बीसीसीआई का। हाँ, लेकिन वो बनेगी तो आईसीसी के थ्रू ही बनेगी ना। फिर अगर इन्फ्लुएंस होता तो अपना ये जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है ना, ये इंग्लैंड में नहीं होता, इंडिया में होता। इंडिया में होता है, उनसे कंसर्न मेरे से पूछने का मतलब ये था कि हमें हमारे बैटर्स को ये कंडीशन सूट करेंगी, हमारे बॉलर्स को भी।
100%, 100%। दुआ करें बस रिवर्स हो जाए हमारा, वो बहुत जरूरी है। होगा तो। उसी के सहारे हम जिंदा है। अच्छा बासित भाई, एक लास्ट आपका होने का फायदा उठाते हैं, एशेस के वाले से भी थोड़ी बात कर लें। हमने देखा कि जो मोमेंटम गेन किया ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियनशिप का फाइनल जीतने के बाद, और जो परफॉर्मेंस दी वो हम सब के सामने है, और जिस तरह का खूबसूरत टेस्ट मैच जीता उन्होंने, बड़ा बराबर की क्रिकेट खेली। आपको क्या बेसिक गलती लगती है इंग्लैंड की तरफ से? पहली इनिंग्स में एग्रेसिव अप्रोच इंग्लैंड की जो उन्होंने डिक्लेयर कर दी, या कैच का ड्रॉप होना, या ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो था एग्रेसिव वो उनसे विक्ट्री लेके चला गया? देखें जी, ये सारी बातें मैं अपने YouTube चैनल पे बोल चुका हूँ। आप चाहते हैं मैं दोबारा बोल दूं तो बोल दे। जी जी प्लीज। सबसे पहला जो इंग्लैंड ये टेस्ट मैच हारा, अपने विकेट कीपर की वजह से हारा, जो उसने कैचेस छोड़े ना, कैचेस छोड़े जी, 3-4 कैचेस छोड़े। और प्लस जो उनके पास स्पिनर था वो कुछ पाई का नहीं था, उसको जबरदस्ती टीम में डाल दिया, जो गलत है। मतलब उनके पास एक लीच अनफिट हो गया था, तो प्रॉपर स्पिनर डालना चाहिए ना। इसका मतलब है कि वहां पे भी उस सिस्टम से स्पिनर नहीं आ रहे इंग्लैंड से। अरे अभी बासित भाई हमने बात की रेहान अहमद जिसने डेब्यू किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, 18 साल का लड़का, बड़ा खूबसूरत उसने डेब्यू किया था। हमारे काफी 7-8 लड़के उसने एक इनिंग्स में आउट भी किए। तो आपको लगता नहीं कि लॉट में ऐसे लड़के थे इनके पास? नहीं तो वो पिच पे, अब पिच जिसपे लॉर्ड्स पे मैच हो रहा है वो पिच ऐसी नहीं है जहाँ पे स्पिनर को खिलाना चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा खिलाना भी है तो वो उनके पास है जो रूट, वो 10-12 हुआ कर लेगा। ये यहाँ पे इन्हें खिलाना चाहिए था मार्क वुड को, इंग्लैंड को, जो गलती कर रहे हैं ना। और इंग्लैंड ने भी वही गलती करी जो इंडिया ने गलती करी, टॉस जीत के बॉलिंग कर ली। इस टेस्ट मैच में भी इंग्लैंड ने यही गलती करी है जी, ऐसे ही टॉस जीत के, क्योंकि वो उनके पास तो नेथन लाइन है ना, तो 100वां टेस्ट मैच है, सही है। और ये इनके पास स्पिनर नहीं है, इन्हें चाहिए था मार्क वुड को खिलाए। मार्क वुड बहुत डेंजरस बॉलर है हर पिच का, उसके बाद पेस है 150 प्लस है वो, और जिस तरह वो रिवर्स करता है अनप्लेबल होता है। पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने जो डंडे उड़ाए हैं, बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है यार। तो आप देखें ना, इंग्लैंड असल में अभी खेल रहा है अपनी बेसबॉल। वो अभी उसी क्या बोलते हैं, जो हम क्रिकेट का जुमला बोलते हैं, उसी नशे में खेल रहा है। पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके चला गया वो। अभी उसके सामने ऑस्ट्रेलिया है। जी। अगर ये वाला टेस्ट मैच हार गया ना तो इनकी बेसबॉल की जितनी भी गरमाइश थी ना सब उतर जाएगी। जो अप्रोच उन्होंने शो की। अच्छा थोड़ा सा मैं आपका ओपिनियन एंडरसन के हवाले से भी लेना चाहूंगा। दुनिया का नंबर 1 बॉलर माना जाता है, और खासतौर पे इंग्लिश कंडीशन का तो सबसे डेंजरस बॉलर कहा जाता है। क्या आपको बेसिक रीजन लग रही है? पेस तो ऑब्वियसली हमने देखा काफ़ी 2-3 साल से काफ़ी नॉच उनका ड्रॉप कर चुका है, बट फिर भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। हमने ना रिवर्स देखी है उनकी तरफ से, ना न्यू बॉल के साथ वो इफेक्टिवनेस देख रहे हैं। तो क्या एज फैक्टर है, क्रिकेट खत्म होने की तरफ जा रही है, या कोई और वजह लग रही है आपको? आप ये एंडरसन की बात कर रहे हैं? जी, जेम्स एंडरसन की। जी, एंडरसन को उस तरह की पिच तो दें जिस तरह का वो बॉलर है। अब पाकिस्तान में उसने क्या करा कि 5 फील्डर, देखें अमूमन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले क्या कहते हैं, 5 स्लिप देते थे जी। अब आपने देखा होगा जो पहला टेस्ट मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और हमारे अगेंस्ट, हमारी होम सीरीज, 5 फील्डर ऑफ साइड पे आगे खड़े होते थे और 3 फील्डर ऑन साइड पे आगे खड़े होते थे जी। तो अब उन्होंने जो स्लिप में पीछे होते थे ना, वो स्लिप वाले फील्डर आगे रखना शुरू कर दिए, क्योंकि पेस नहीं है ना जी। वो चाहते हैं ड्राइव मारे और कैच आउट हो जाए। स्लिप एक पे स्लिप नहीं होती है, तो उसकी पेस का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। उसको चाहिए घास वाली पिच जहाँ बॉल सीम करे, स्विंग करे। अब वो ऐसी पिच बनाई नहीं है, क्योंकि बेसबॉल क्रिकेट के लिए इन्हें बैटिंग पिच की जरूरत है इंग्लैंड वालों को ना। जी। अगर वो घास वाली पिच बनाएंगे तो फिर थोड़ी मार पाएंगे वो लोग उस तरह के शॉट, ऐसे ही सीधी विकेटों पे मारते। बिल्कुल ठीक है। बासित भाई बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको फिर ज़हमत देंगे, और मेरा ख्याल है आपकी गुफ्तगू हम सब के लिए बहुत फ्रूटफुल होती है हमेशा की तरह। अब अगर एक पैकेज भी हमने तैयार किया है, बल्कि आप हमारे स्पेशल पैकेज लेके आए। हम कोशिश करते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म से तमाम स्पोर्ट्स को भी कवर करें, और गोल्फ के लिहाज से एक पैकेज तैयार किया, पहले वो देखते हैं। लाहौर में पहला गोल्फ समर कैंप शुरू हो गया। पंजाब गोल्फ एसोसिएशन के ज़रिए तमाम 1.5 माह के गोल्फ सेशन में 6 बेहतरीन कोचेस 31 नौजवान गोल्फर्स को तरबियत दे रहे हैं। नौजवान गोल्फर्स कहती हैं कि स्किल्स डेवलपमेंट के लिए इससे बेहतर मौका मुयस्सर नहीं आ सकता। अच्छे कोचेज हैं, फ्रेंडली हैं, वो आपको नई चीज़ें सिखा रहे हैं। अगर आपकी फॉल्ट्स हैं, ये है वो है, सो इट्स न्यू एक्सपोजर। फ्री टाइम में स्टडीज़ का इतना बर्डन नहीं है, सो टेकिंग दिस कैंप एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। जनरल मैनेजर पंजाब
पंजाब गोल्फ एसोसिएशन मेजर काशिफ भट्टी का कहना है कि कैंप में रेंज ट्रेनिंग, कोर्स ट्रेनिंग के साथ साथ गोल्फ रूल्स से मुतालिक खुसूसी सेशंस भी रखे गए हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका विजन था हम बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग दें कि उसके बाद हम उनको फर्दर नेशनल और इंटरनेशनली ट्रेन करके इंस्ट्रक्टर्स के साथ उनको मैचेस में पार्टिसिपेट कराया जाए और पाकिस्तान का जो यंग टैलेंट है उसको प्रमोट किया जाए। कैंप में खिलाड़ियों को जदीद सैमुलेटर्स पर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। कैमरामैन असलम हीरा के साथ अबू बकर बिलाल, सुनो न्यूज़, लाहौर। जी, आपने पैकेज देखा। अबू बकर, हमारी अपने इस प्लेटफॉर्म से कोशिश है कि क्रिकेट के अलावा बाकी तमाम स्पोर्ट्स को भी हाईलाइट करें, और ये बड़ी अच्छी काविश है कि एक तो समझा जाता था कि ये जो स्पोर्ट है गोल्फ, ये प्योरली एलीट क्लास के लिए है, तो आप इसमें कैसे देखते हैं? और जो आपने यंगस्टर को, खासतौर बच्चों को देखा, वो कैसा? अच्छा, इस कैंप की सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये थी कि आप जो आपने बात की है ना कि सिर्फ एलीट क्लास के लिए गोल्फ, बट नहीं, इसके अंदर 7-8 बच्चे ऐसे थे जो कि इतने वेल ऑफ नहीं थे, बिल्कुल जो कैडीज जो आते हैं उनके थ्रू बच्चे गोल्फ कोर्सेज के अंदर कदम रखते हैं, तो उनको भी उनका look पंजाब after भी यही गोल्फ कह रहे थे। एसोसिएशन ने लुक आफ्टर किया, बाकायदा 1.5 माह का कैंप दिया उनको, और वही फैसिलिटीज दी जा रही हैं जो एक एलीट। चले, ये तो बड़ा अच्छी बच्चे चीज़ है को कि वो मिलती हो। सारे हम चाहते हैं, दुआ करते हैं कि तमाम स्पोर्ट्स क्रिकेट के अलावा भी फ्लरिश करे। आप सबको साथ इजाज़त भी चाहते हैं और ईद मुबारक भी कहते हैं। अपने और अपने प्यारों के साथ ईद एंजॉय और सेलिब्रेट करें, और उनका भी ख्याल रखें जो तमाम लोग डिजर्विंग है। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।